भैया आज हम जो है अपनी दूसरी क्लास कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, और इसी प्रकार की सामाजिक विज्ञान की क्लासेज आपको पूरी साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो अध्ययन मंच को तुरंत के तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ में आप जान लीजिए कि अध्ययन मंच जो है ये बाकी के जो एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनकी तरह कोई मुनाफा कमाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अध्ययन मंच का उद्देश्य है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को घर घर पर पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, उन बच्चों तक पहुंचना जहां अभी शिक्षा पहुंच नहीं पाई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच नहीं पाई है। तो हम चाहते हैं कि अध्ययन मंच उन सब बच्चों तक पहुंचे। इसलिए आप हमारे वीडियोज को केवल खुद देखें ना, आप इसको आगे शेयर भी करें ताकि उन तमाम बच्चों की मदद हो सके जो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, ताकि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो सके, शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ हो सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अध्ययन मंच को सब्सक्राइब कर चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। अच्छा, बोर्ड हो गया था बंद, चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हो गया चालू। यहाँ हमारी क्लासेज, ये पहली क्लासेज आपने पढ़ ली है, सेकंड क्लास इसकी आने वाली है, संसाधन एवं विकास। ठीक है ना। चलिए क्या है हमारी सेकंड क्लास में, तो हम देखते हैं कि सेकंड क्लास में आने वाला है आपका, सेकंड क्लास में व्हाट इज इन द सेकंड क्लास, ओपनिंग क्लास 10th एनसीईआरटी। ओके, पीछे चला गया, क्लास थोड़ा पीछे चली गई है, हम इसे ले चलते हैं वहाँ जहाँ हमने छोड़ा था कल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ने में काफ़ी आनंद आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि सामाजिक विज्ञान बोरिंग विषय है तो ऐसा बिल्कुल भी न लगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को हम बनाने वाले हैं काफ़ी रोचक, और ये रोचक है भी। असल में हुआ ये है कि अब तक आपको सामाजिक विज्ञान के शायद ऐसे शिक्षक नहीं मिल पाए हैं जो आपको सिखा सकें कि सामाजिक विज्ञान जो है ना आपके जीवन में बड़ा वैल्यू ऐड करने वाला विषय होता है। ये सिर्फ आपको जो है, जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी जो है वो पर्वत पठार मैदानों के नाम नहीं है, ये है कुछ बहुत अच्छे ऐसे कंसेप्ट का संग्रह जो सिखाता है कि अर्थव्यवस्था का आधार कैसे निर्मित होता है। जैसे अभी हम जो है संसाधन पढ़ रहे हैं, तो संसाधन क्या कर रहा है, संसाधन वैल्यू ऐड कर रहा है आपके लाइफ में भी। और संसाधन आपको बताएगा कि जो पैसे के बारे में इतना कुछ चर्चाएं हम अलग अलग तरीके से सुनते हैं, जिसे अर्थव्यवस्था का जंजाल कहते हैं, वो जंजाल पूरा शुरू होता है संसाधनों से। इसलिए संसाधन नियोजन की बात हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम क्लास शुरू कर लेते हैं वहाँ से जहाँ हमने कल छोड़ा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि संचित कोष क्या होते हैं, संचित कोष संसाधन क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, संसाधन भंडार का ही एक विकल्प होते हैं। संसाधन भंडार कौन से हैं, ये वो हैं जिनको जो है यूज करने के लिए तकनीक तो है, लेकिन अभी हमने इसका उपयोग शुरू नहीं किया है, इसलिए क्या है, संचित कोष हैं। ठीक है, हाँ। अब हम संसाधनों का विकास पढ़ते हैं। देखिए, आपको अगली क्लास तभी मज़ेदार लगेगी, तभी समझ में आएगी जब आपने पहले की क्लास पढ़ी होगी। इसलिए पहले की क्लास को पहले ही पढ़ लें, अगली क्लास तब पढ़ें जब आपको पहली क्लास समझ में आ जाए, मज़ा आएगा। चलिए, तो संसाधनों का विकास, ठीक है भाई, क्या होता है संसाधनों का विकास। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं। बिल्कुल, मनुष्य के जीवन यापन के लिए संसाधन अत्यंत आवश्यक हैं। कल हमने परिभाषा पढ़ी थी, जाना था कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी आवश्यकताओं की, बताइए वो क्या है, संसाधन है। ठीक है ना। अब अगर संसाधन ना हो, हमारी आवश्यकताएं हो, तो पूर्ति कैसे होगी, इसलिए अति आवश्यक है कि नहीं, बिल्कुल। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता, हाँ हाँ हाँ, साथ में आवश्यकताओं की पूर्ति तो हुई, लेकिन जीवन की गुणवत्ता का भी हमें ध्यान रखना है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्या होती है, संसाधन। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ये कल हमने पढ़ा था कि संसाधन प्रकृति की देन नहीं है। संसाधन वो चीज़ें होती हैं जब कोई वस्तु मनुष्य के काम की हो, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऐसे प्रकृति में अनंत चीज़ें हैं,
वो अगर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है तो वो उस संदर्भ में, उस मनुष्य के संदर्भ में संसाधन नहीं है। साथ में इसकी 3 और चीजें भी हमने जानी थी, वो कल का वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप देखिए कि संसाधन प्रकृति की देन है, ऐसा क्या होता है, विश्वास किया जाता है। कल हमने जाना था कि नहीं, संसाधन प्रकृति की देन नहीं होते, संसाधन मानवीय क्रियाओं का क्या होते हैं, परिणाम। मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं संसाधन, ठीक है। इसलिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिमरमैन, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ये कहीं भी ये लाइन जो है लिख लीजिए, आपको जो है बराबर के नंबर मिलेंगे। तो संसाधन क्या है भाई, प्रकृति की देन है। जब हमने ये मान लिया, ऐसा विश्वास कर लिया, तो हमने क्या किया, मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई साहब। संसाधनों का विकास, ये क्या है, एक हेडलाइन है। विकास का मतलब यही है कि संसाधनों को हम विकसित करें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि संसाधन अति आवश्यक हैं और संसाधन जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक हैं। लेकिन चूंकि हमने जान लिया कि संसाधन तो प्रकृति की देन है, तो हमने क्या किया, उनका अंधाधुंध उपयोग शुरू कर दिया। अब हो गई उसकी समस्याएं। अब देखिए क्या समस्याएं हो रही हैं। पहला ही समस्या हो रही है कि कुछ व्यक्तियों ने लालच बस संसाधनों का ह्रास शुरू कर दिया, ह्रास होने लग गया, कम हो गए, संसाधन की कमी होने लगी। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज 2 हिस्सों में बंट गया, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, यानी अमीर और गरीब, ठीक है। अमीर और गरीब 2 हिस्सों में आज पूरी दुनिया में ये जो जद्दोजहद चल रही है, सब संसाधनों की ही है। राजनीति जो हो रही है, संसाधनों पर ही अधिकार के लिए हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पे और चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सामाजिक विज्ञान जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है। अब मुझे याद आ गया कि संसाधन देखो क्या हो रहा है, समाज को 2 हिस्सों में बांट रहा है, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। क्यों बांट रहा है, क्योंकि संसाधनों पर कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसलिए दुनिया में 2 बड़ी विचारधाराएं हैं राजनीति विज्ञान में। अब यहाँ से राजनीति विज्ञान का कंसेप्ट भी खुल जाएगा। 2 बड़ी विचारधाराएं हैं, एक है दक्षिण पंथ, एक है वाम पंथ। दक्षिण पंथ व्यक्तिगत संपत्ति बनाई जाए या व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार हों, इसकी वकालत करता है। वामपंथ कहता है कि संसाधन या संपत्ति सार्वजनिक हो, सबकी हो और समतापूर्ण बंटवारा हो। तो ये 2 विचारधाराएं भी जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो इसका और विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। अभी के लिए समझ लिए कि जहाँ क्या हुआ कि लालचवश कुछ लोगों ने जब संसाधनों को कब्जाना शुरू किया तो समाज 2 हिस्सों में बट गया, और इसी 2 हिस्सों में समाज जब बट गया तो राजनीति होने लग गई, और राजनीति के 2 धड़े बन गए। एक है दक्षिण पंथ जिसे राइट विंग कहते हैं, एक है वाम पंथ जिसको लेफ्ट विंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 हिस्सों में बट गया भाई संसाधनों के कारण। अब आगे देखिए कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। संसाधन के लिए जो लोग लालची हो जाते हैं उनके लिए लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, बड़े बड़े स्तर पर लड़ाई झगड़े होते हैं। अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले की बात है, आम आदमी के एक बड़े नेता थे राघव चड्ढा जी। आपने अगर अखबार वखबार देखा है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, सर्च वर्च कर लेना। बहुत बड़े नेता थे, आम आदमी पार्टी बहुत जो है पॉपुलर पार्टी रही है और उसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। लेकिन वो फिलहाल जिस पार्टी की आलोचना करते थे, जिस पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, उसी पार्टी में शामिल हो गए। किस कारण से हुए, संसाधनों के लालच के कारण। तो इसी प्रकार से संसाधन बड़ा खेल करता है भाई। तो संसाधनों का क्या हो रहा है भाई, अंधाधुंध शोषण हुआ। जब संसाधनों का जो है अंधाधुंध शोषण हुआ तो फिर वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया। और इसमें क्या संकट पैदा हुआ, इसमें देखिए भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन को कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि पृथ्वी के धरातल का और वायुमंडल का तापमान बढ़ने लग रहा है। क्यों बढ़ने लग रहा है, संसाधनों के अति दोहन के कारण। देखिए प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो तापमान को बढ़ाती हैं, ठीक है, तापमान को बढ़ाती हैं। लेकिन
प्रकृति में ही ऐसी व्यवस्था है कि इन गैसों की मात्रा अपने आप प्रकृति में ऑब्जर्व होने लगती है, कम होने लगती है, तो तापमान स्थिर रहता है। जैसे पेड़ पौधे जितनी बड़ी संख्या में होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बढ़ता है, लेकिन अगर पेड़ पौधों की संख्या कम होती जाएगी, वनों की संख्या कम होती जाएगी, तो तापमान बढ़ेगा। इसलिए वनों का अंधाधुंध उपयोग जब लोगों ने किया तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई। उसी प्रकार से एक और समस्या अंधाधुंध उपयोग के कारण हुई है, ओजोन परत अवक्षय। जब पूरा वायुमंडल ही अस्थिर हो जाता है तो ओजोन परत क्या होती है, हमने कक्षा 6वीं में ही पढ़ लिया होगा, विज्ञान में, समाज विज्ञान में पढ़ लिया होगा कि हमारा जो वायुमंडल है, मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर ये जो वायु का आवरण हम देखते हैं धरातल से ऊपर, इसको वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में, इस वायुमंडल को भी बांटते हैं अपन, तो बांटते हैं तो ऐसे 20 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत, लेयर पाई जाती है। ये लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं उनको रोक लेती है, और फिर जब उनको रोक लेती है तो हमारे धरातल पर बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन जब संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये जो लेयर है ना, इसमें भी ये लेयर कमजोर हो रही है। ये जो परत है ना, ये परत भी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। इसलिए यहाँ पे किसको कहा जा रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या हो गया, ओजोन परत अवक्षय। अवक्षय का मतलब होता है कमजोर होना, क्षयित होना, पतला हो जाना। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण मतलब जो कुछ है तो ये प्रदूषित हो रहा है, मतलब इसमें कुछ न कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। प्रदूषित का मतलब होता है कि उसमें कुछ अवांछनीय तत्वों का मिलना या उनकी सांद्रता का बढ़ना या घटना। सांद्रता मतलब मात्रा, ठीक है ना। तो अवांछनीय मतलब जिसको हम चाहते कि ये चीज़ें बढ़ें या घटें। ये चीज़ किसी चीज़ में जो है, जैसे जल है तो जल जो है अगर साफ स्वच्छ है तो वो पीने लायक है, लेकिन अगर उसमें गंदे नाले का पानी मिल जाए तो वो कैसा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, संसाधनों के अतिदोहन से बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी जो पूरा पर्यावरण के तत्व हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है, प्रदूषित हो रहे हैं। और भूमि निम्नीकरण की भी समस्या आ रही है। बिल्कुल, अतिदोहन के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या आ रही है। देखो भाई, प्रकृति ने जमीन की उर्वरा शक्ति प्राकृतिक रूप से ही बहुत अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया है, लेकिन हम चूंकि लालची हैं, हम चाहते हैं कि 1 बीघा जमीन से ही अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें भर भर के रसायनों का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, उनमें दवाई डालते हैं। जब खाद और दवाई का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो उस जमीन की, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। बस इसी को कहते हैं यहाँ भूमि का निम्नीकरण होना, भूमि का कमजोर होना। जब ये भूमि निम्नीकरण की समस्या होती है तो उत्पादन कम होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्रियाकलाप है जिसको बाद में देखें क्या है, फिर भी देख लेते हैं कि कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या शानदार क्रियाकलाप है और किस शानदार समय पे आया है। अगर आपने मेरी क्लास ये देख रहे हैं तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमारे आसपास अभी डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले गैस की किल्लत पैदा हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि अमेरिका ने, सुना है अमेरिका का नाम, नहीं सुना है तो जाके पढ़ो। अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया था और अमेरिका ईरान का युद्ध हो रहा था। इसके कारण से क्या हुआ, हम जैसे देश जहां खुद का अपना तेल नहीं है, वो ईरान जैसे देशों से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करते थे। जब युद्ध की समस्या पैदा हो गई तो हमारे यहाँ तेल आना कम हो गया। तो तेल आना कम हो गया तो केवल तेल की कीमत ही नहीं बढ़ी, बहुत सारी चीजें बढ़ने लग गई, क्योंकि तेल क्या है, ईंधन है। वो जब बेसिक चीज बढ़ती है तो बाकी की चीजों की कीमत भी बढ़ती है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तेल संसाधन खत्म होने पर हमारे जीवन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कह सकते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा चीज, महंगाई, ठीक है ना, महंगाई इसको ऐसे लिखते हैं क्या, हाँ, महंगाई बढ़ जाती है। पहला चीज क्या है, महंगाई बढ़ जाती है। खाद्य संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि जब ऊर्जा ही नहीं होगी, घरों में गैस ही नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा, तो खाद्य संकट पैदा हो जाता है ना। इस तरह से कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आप भी अपने मन से कुछ सोचें। और कहा जा रहा है कि घरेलू एवं कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए
अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें, लोगों से प्रश्न पूछें। क्या प्रश्न पूछें? उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है, अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। ये देखिए, ये क्रियाकलाप है, परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आता नहीं है, लेकिन चूंकि आप अपने बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो है तार्किक दृष्टिकोण विकसित हो, आप तार्किक इंसान बने, तो समय के साथ ये क्रियाकलाप करना जरूरी है। तो आप एक कर सकते हैं कि भाई जो घरों से अपशिष्ट निकलते हैं ना, संबंधित अपशिष्ट निकलते हैं, उनका लोग क्या क्या करते हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी किताब से टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने संसाधनों के विकास के बारे में पढ़ा, और विकास के क्रम में क्या देखते हैं हम कि समस्याएं पैदा हो जाती हैं जब उनका अंधाधुंध उपयोग करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। हमने देखा कि संसाधन की वजह से समाज गरीब और अमीरी में बढ़ जाता है। समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, दुविधाएं पैदा हो जाती हैं जो शांति को भंग करते हैं। ठीक है, और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमें अगर अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण और विश्व में शांति अगर बनाए रखनी है, तो संसाधनों का समाज में क्या हो, न्याय संगत बंटवारा हो। न्याय संगत बंटवारे का मतलब ये है कि जैसे नौकरियां हैं, तो किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म के लोग, किसी एक जाति के लोगों तक ही नौकरियों की व्यवस्था न रहे, सभी जातियों सभी धर्मों के लोगों के लिए नौकरियां हों, पर्याप्त नौकरियां हों, ताकि वो भी अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो न्याय संगत मतलब सबको मिले, सबके हिस्से में कुछ न कुछ आए, न्यायपूर्ण तरीके से आए, इसलिए संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल, देखो भाई, आजकल तो लोगों ने परमाणु हथियार जैसे बड़े बड़े भयानक चीजें बना रखी हैं, और ये बनाई इसीलिए गई हैं ताकि कहीं युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्मित हों तो बहुत बड़ी संख्या में मानव जीवन को ही नुकसान पहुंचता है इन सारी चीज़ों से, तो मानव जीवन को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए अगर संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है तो गरीबी अमीरी का संकट पूरी दुनिया भर में पैदा होगा। इसलिए न्यायपूर्ण बंटवारा यानी हमारा पृथ्वी का जो भविष्य है वो क्या पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना आवश्यक हो गया है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यहाँ एक नया शब्द आया है, सतत पोषणीय विकास। सतत अस्तित्व और सतत पोषणीय विकास समझ लीजिए। सतत अस्तित्व का मतलब होता है कि हम लोग लगातार सस्टेन कर पाएं, बने रहें, संकट ना हो। तो सतत अस्तित्व कब होगा, जब विकास कैसा होगा, सतत पोषणीय होगा। सतत पोषणीय विकास क्या होता है वो भी जान लीजिए। देखिए, सतत पोषणीय विकास 2 नंबर में ये प्रश्न आ जाता है, 1 नंबर में ये प्रश्न आ जाता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको करेंगे आप याद कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को, किसको, विकास कैसा होना चाहिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। विकास कैसा हो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की क्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की। ठीक है, 2 लाइन है। एक तो विकास कैसा हो, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब विकास के जो भी तरीके हम अपना रहे हैं, मान लीजिए कि हम खेती के लिए अधिक उत्पादन करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन की आवश्यकता है, लेकिन जमीन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं काट देनी है कि जंगलों पे संकट पैदा हो जाए। इसलिए क्या हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पर्यावरण जितनी कम से कम क्षति पहुंचे, ये चीज हो। दूसरा, भाई पर्यावरण और जमीन का इतना भी अति दोहन नहीं करना है कि दूसरी जो आगे की जब पीढ़ी आएगी तो उसके लिए संसाधन बचे ही ना, रहे ही ना, कम पड़ जाए। इसलिए 2 बातें सतत पोषणीय विकास में होनी चाहिए। एक तो सतत पोषणीय विकास में क्या होना चाहिए, देखिए
सतत पोषणीय विकास के लिए दो बातें जरूरी हैं, यहीं पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करना। पहला तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए, ये बात है, ठीक है। तो समझ गए, मुझे लगता है सतत पोषणीय विकास अब समझ में आ गया कि एक तो पर्यावरण को नुकसान, विकास की जो रफ्तार है, विकास के जो तौर तरीके हैं वो ऐसे होने चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संकट पैदा न हो, उनके लिए भी संसाधन बचे रहें, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं भाई। अच्छा, सतत पोषणीय विकास, अब देखो सतत पोषणीय विकास के लिए क्या हुआ था कि ये है, क्या लिखा है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, 1992। ओके। अब ये क्या था? तो जब हमने सतत पोषणीय विकास की बात करी, यहाँ पे क्यों करी हमने सतत पोषणीय विकास की? क्योंकि हमने देखा कि संसाधनों का अतिदोहन हो रहा था पूरी दुनिया में। जब संसाधनों का अतिदोहन हो रहा था तो समस्याएं पैदा हो रही थी, पर्यावरण के लिए समस्याएं हो रही थी और लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, गरीबी अमीरी बढ़ रही थी। तो इन समस्याओं के निपटारे के लिए हमने कहा कि भाई संसाधन ऐसे होने चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें, ये चीज हुआ। लेकिन इसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या हुआ, 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये क्या था कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। कहाँ पे हुए? 100 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुए? एकत्रित हुए। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ये कहाँ है? ब्राजील में, 1992 में। बस किस लिए? पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था कि सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए कि एक तो जलवायु परिवर्तन को हम कम करेंगे इस पे और जैव विविधता बनी रहे इस पे, ये घोषणा करी। जैव विविधता का क्या मतलब होता है? जीवों की विविधता, क्योंकि जब संसाधनों का अत्यधिक होगा तो पर्यावरण का संकट बढ़ेगा। जब पर्यावरण का संकट बढ़ेगा तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं प्रकृति में जो विनष्ट होंगे, समाप्त होंगे। इससे मनुष्य के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हर जीव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है पर्यावरण में, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा कि जैव विविधता बनी रहनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन कम किया जाना चाहिए, उसके लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो क्या हुआ था? रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली थी। एजेंडा 21 को क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी। अब ये जो एजेंडा 21 क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना। सतत पोषणीय विकास को आप समझिए और समझिए कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है, संसाधनों का अतिदोहन होगा तो उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ी। वीडियो को एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने जाना था कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है, ठीक है। हमने जाना था कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है, तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है संसाधन, इसलिए गुणवत्तापूर्ण जीवन बनाने के लिए, इसलिए, ठीक है। अगर संसाधनों का अतिदोहन होगा, अंधाधुंध उपयोग होगा तो समस्याएं होंगी। क्या समस्याएं होंगी? संसाधनों का ह्रास होगा, संसाधनों का ह्रास होगा और समाज जो है, देश जो है, वो गरीबी अमीरी दो जो है भागों में बंटने लगेगा, ठीक है। और क्या होगा? पर्यावरण संकट पैदा होगा, ये पढ़ा हमने, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होगी तो हमने देखा कि भाई फिर ऐसे विकास की आवश्यकता है ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। तो जब ऐसे विकास की परिकल्पना की गई तो इसको कहा गया सतत पोषणीय विकास।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास कहा गया। जब इसको सतत पोषणीय विकास कहा गया तो इसकी परिभाषा निकल के आई कि ऐसा विकास होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। ठीक है, जब इस पर और इसको जो है डॉक्यूमेंटेड तरीके से दुनिया में चर्चा हुई तो रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। यहाँ पे 100 से भी ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष एकत्रित हुए और यहाँ पे एक एजेंडा निकल के आया जिसे एजेंडा 21 कहा गया। इस एजेंडा 21 की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।